क्योंकि गाँव का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति के पास ज़मीन है। जी। बिना ज़मीन के भी व्यक्ति हैं और उनको अगर मज़दूरी के अलावा कुछ करना है तो अलग तरह की मज़दूरी करनी होगी। तो वो स्कूल में पढ़ाते थे और साथ में भजन मंडली के वो सदस्य थे, तो वो रात को जागरण लगाते थे। तो वो जागरणों में भजन मतलब खुद बना के गाना, ऐसी उनकी अच्छा। वो थी, उनमें सृजनात्मकता कहेंगे। तो वो जब हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी की तैयारी करवाते थे, तो वो हमारे यहाँ पंजाबी गाने चलते हैं, क्योंकि जी। पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो जी। पंजाब और हरियाणवी गानों की संस्कृति हमारे यहाँ ज़्यादा है। जी। तो वो पंजाबी गानों पर देशभक्ति गाने बनाकर उसी टून पर, मतलब हम बोलेंगे तो उसी संगीत पर, उसी जी। धुन में बना के और वो बच्चों से गवाते थे। तो मैं उन गानों को वो जब लिखते थे, लिख के और वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे, मैं सोचती थी, मुझे ये लगता था कि 4th या 5th क्लास में रही होंगी मैं, तो ये लगता था कि गाने इसका बनाने का मतलब है कि कोई शब्द है, उसके साथ का ही कोई शब्द होना चाहिए। मतलब जिसको हम कहेंगे तुकबंदी। जी। और वो संगीत का ज्ञान नहीं था कि इन्होंने इसका संगीत लिया है, जी। म्यूजिक लिया है, शब्द नहीं लिए हैं। मुझे जी। ये लगता था इसका ये शब्द है तो इस पर तो ये शब्द बन रहा है ना, तुकबंदी तो इसमें हो रही है, तो जी। इन्होंने ये कैसे ले लिया? तो वो करते-करते मैं उनके वो गीत पढ़ते-पढ़ते फिर उसी धुन पर कभी कोई कविता लिखी होगी लड़कियों के लिए, तो वो ही कोई पहली कविता रही होगी। अब याद भी नहीं है। वहाँ से शुरू हुआ, घर में कोई नहीं था जो मतलब बता सके, और जैसे बड़े हुए थोड़ा कविताएँ वो पढ़ने लगी अखबार में, घर पे अखबार आता था हमेशा, तो जी। रविवार के अखबार में कुछ साहित्य का अलग से पन्ना आता था, वो पन्ना ही पढ़ते थे। जी। और ये नहीं पता था कि जो सिलेबस में लगते हैं उनके अलावा भी कोई साहित्यकार होते हैं। हाँ, इतना सुना था कि हमारी दादी जी हैं, मेरे दादाजी के छोटे भाई जो हैं उनकी मिसेज़, वो शहर में रहती थी श्रीगंगानगर जी। में, तो उनका ये था कि वो लेखिका हैं, ये घरवालों के मुँह से सुना था कि वो लेखिका हैं, वो किताबें लिखती हैं। जी। लेकिन उतना आना-जाना नहीं था परिवार का आना-जाना था किसी फंक्शन में। जी। क्योंकि बड़ा परिवार हो जाता है तो फिर शादी फंक्शन में ही आप मिल पाते हो। तो उनके जब तक मैंने समझ पकड़ी तो वो पहला जो फंक्शन शादी का जो कहेंगे, वो मैं जब 11th क्लास में थी तब हुआ, मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी, और तब उनका आना हुआ। जी। और मैंने 6th क्लास में उनकी जो किताब, आज मेरे पास वो किताब है नहीं, ऑफिस में रखी है, मैं दिखाती आपको। उनका उपन्यास आया था मेरे बर्थ के टाइम, आया था शायद वो। तो वो कभी उन्होंने कहीं गए होंगे गंगानगर पापा या ताऊ जी औरों में से, तो उनको गिफ्ट किया था। घर में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था तो पढ़ता नहीं था। जी। अक्षर ज्ञान सबको है, 10वीं 8वीं जी। सबको था, पापा और सबको था। लेकिन वो है कि अपने-अपने रोज़गार में लगे हुए हैं, खेती में इतना टाइम भी नहीं मिलता आपको कि आप जी। 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 किताब पढ़ें। तो उपन्यास जैसी चीज़ कोई किसी ने नहीं पढ़ी, वो रखी थी, तो दिवाली की सफाई में वो निकला। तो जब सारी रद्दी बेच रहे थे तो मैंने वो निकाल लिया, वो दादी जी की फ़ोटो देखकर, कि जी। ये दादी जी का है, मैं पढ़ूँगी। तो वो जो उपन्यास था उनका आंधियाँ नाम है, वो 6th क्लास में 5th की होगी या 6th की होगी, दिवाली की छुट्टियाँ, जी। मुझे पक्का याद नहीं। वो पहला उपन्यास था जो सिलेबस से इतर मैंने पढ़ा। तो वहाँ से मुझे चस्का लगा, वो कितनी बार पढ़ा है मुझे खुद भी याद नहीं, क्योंकि जब भी वक़्त मिलता कुछ नहीं है पढ़ने को, वो ही पढ़ लो। तो जब जितना भी समझ आया वो कहूँगी, लेकिन फिर बड़ा होने जब समझने लगी मैं, तो फिर मैंने उसको फिर से पढ़ा। और 11वीं क्लास में मैंने, जब दादी जी भैया की शादी थी तब आए पहली बार, जी। और मैंने उनको कहा कि मैं भी साहित्य में रुचि रखती हूँ, तो उनको बड़ी खुशी हुई। जी। तो उनको बड़ा ये लगा कि चलो पूरे खानदान में कोई है मेरी रुचि वाला। तो उनको भी अच्छा लगा। तो वो मुझे बोले कि अब की बार छुट्टी में तुम मेरे पास आई हो, तेरे को खूब सारी किताबें दूँगी मैं। जी। तो जब मैं 11वीं क्लास की 1.5 महीने की छुट्टियाँ, जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ होती हैं, जी। उसमें जी। दादी जी के पास गई, और तब मैंने जाना कि अच्छा और भी लेखक होते हैं जो सिलेबस में नहीं लगते हैं, और पत्रिकाएँ होती है साहित्य की, जी। जहाँ आप छपवा सकते हो, कैसे छपेगी, कैसे लिखनी है। फिर उन्होंने कविताएँ पढ़ी, फिर कविता का मर्म बताया, कविता की छोटी,
हालांकि वो कविताएं कम लिखती हैं, खुद कहानीकार हैं वो जी। और उपन्यास लिखती हैं। तो कहानी का उन्होंने बताया, मुझे सामने बिठाकर कहानियां लिखवाई कि तुम लिखो, तुम्हारी क्या कल्पनाएं आती हैं जी। तो वो एक थॉट बताए उन्होंने कहानी हाँ, लिखने के। वो एक प्रोसेस बताया जी। कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए और तुम अपनी कितनी कल्पनाएं डाल सकती हो और आसपास का वातावरण कितना आना चाहिए, उसमें सच कितना होना चाहिए और कल्पनाएं कितनी होनी चाहिए। तो आदर्श से यथार्थवाद तक की जी। कहानियों तक उन्होंने सफर करवाया। वो 1.5 महीना मेरा ऐसा रहा कि मैंने जिंदगी की सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी। मुझे गिनती भी नहीं है कि कितने, मैंने 25-30 तो उपन्यास पढ़ लिए थे। जी। और दादी ऐसे हैरान होते थे कि इतनी पढ़ने की स्पीड तेरी कितनी होगी, तो इतना पढ़ लेती है। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें दी, इनमें भी बहुत सारी किताबें ऐसी होंगी, इनमें कुछ किताबें जो उनकी तब की दी हुई किताबें हैं, मुझे गिफ्ट की हुई हैं। एक तो बड़ी बुरी हालत में वो किताब होगी, मुझे बाइंडिंग करवानी है। तो मुर्दों का टीला भी उन्होंने दिया था मुझे, रांगे राघव का। मुझे याद है कि वो किताबें, तो वहां से शुरुआत हुई और वहां से छपने की शुरुआत हुई। तो आपकी पहले कविता छपी या डिबेट पहले शुरू हुई? डिबेट पहले शुरू हुई। अच्छा, ये डिबेट आपको क्यों लिए लगा कि मुझे डिबेट करनी चाहिए? ऐसे कौन से सब्जेक्ट आ गए थे जिसको आपको लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेना? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ये था कि इसकी भी एक अलग कहानी है जी। गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो पहले छोटा प्राइवेट स्कूल था पास में, वहां पढ़े, फिर सरकारी स्कूल में चले गए। सरकारी स्कूल का माहौल कुछ इस तरह का मिला जो आमतौर पर ग्रामीण माहौल का नाम देखकर, और वो जो कुंठित दिमाग के व्यक्ति बैठे होते हैं कुर्सियों पर, तो हमारे प्रिंसिपल सर कुछ उसी तरह के थे। तो उनका ये नियम था कि लड़कियां स्टेज पे नहीं जा सकती, तो लड़कियां ना ही ऊपर 15 अगस्त 26 जनवरी में किसी चीज में डांस करने के लिए जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे गांव का माहौल नहीं है। ये एक वो अच्छा, वो ये कहकर रोक देते हाँ, थे। जुमला पकड़ा दिया जाता था कि इस गांव का माहौल नहीं है, लड़कियां नहीं जाएगी, राष्ट्रगान गाओ, अपना नीचे आओ, बात खत्म। और बाकी एक्टिविटी उनको पसंद नहीं थी, तो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी स्कूल में। मैंने अपनी कविताएं रखी कि मैं 15 अगस्त को बोलना चाहती हूँ, बोले क्या है इन कविताओं में, क्यों बोलनी है, तो वो रिजेक्ट कर दी गई। तो कभी वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि आपको स्टेज पे चढ़ना है या बोलना है। उससे पहले कभी मंच पर गई ही नहीं थी मैं। 10वीं वहां से करके 11वीं क्लास में मैंने हनुमानगढ़ में एडमिशन लिया जी। गर्ल्स स्कूल, व्यापार मंडल गर्ल्स स्कूल, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और लड़कियों का बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, स्कूल और कॉलेज दोनों है। वहां गई तो वहां भी अब पहला धक्का तो दिमाग को वही लगा कि एक गांव से, गांव की लड़की, ग्रामीण जीवन में रहे हुए, कुछ नहीं जानते भी, जो भी अपना सेंस था कपड़े पहनने का और उस तरह का था। शहर में अलग माहौल था, हम शहर में नहीं रहे हुए तो नहीं पता था शहर का माहौल जी। तो वो एक तो उनमें आपको अपना लिया जाए उन लड़कियों में, वो ही बहुत बड़ी बात थी कि इनके अंदर जगह कैसे बनानी है जी। और वहां गए तो पहले से ही गुट बने हुए, गांव वाली लड़कियों के अलग से, शहर वाली लड़कियों के अलग से। तो ये छोटी छोटी गुटबाजियां हर जगह चलती है, और उस टाइम इतनी वो बुद्धि भी नहीं होती विकसित की क्या गांव और क्या शहर, वो बना हुआ है कि हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमें ये तरीका है रहने सहने का, हमें वो तरीका है। तो उस तरह का तो पहले तो ये था कि यहाँ जगह कैसे बनानी है और अपने आप को उस चीज से कैसे बचाना है, रैगिंग से कैसे बचाना है, दिमाग की उससे दिमाग वहां जाकर एक्टिव हो गया। हाँ, तो वो थोड़ा सा वो पहला स्टेप तो ये था कि पढ़ना है, अगर टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो आप यहाँ जगह बना पाओगे। मतलब तो, किसी भी सूरत में वापस नहीं जाना, यहीं पढ़ना है। तो वो एक लड़कियों का स्कूल होता है, तो एक अलग माहौल होता है। आप कोएड में पढ़ते हो तो लड़कियां भी थोड़ी उस तरह से सेंस से रहती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लड़के भी उस तरह रहते हैं। सिर्फ लड़कियों का स्कूल होगा तो बोलने की वो आपको छूट हो जाती है कि लड़कियां ही तो है, कुछ भी बोल सकती हैं। तो उस तरह की शरारतें भी फिर वो चलती हैं कि आप किसी भी तरह परेशान कर सकते हो जी। तो उन परेशानियों से, उन चीजों से बचना है तो आपको ये दिखाना होगा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो आपकी जरूरत पड़ सकती है उन्हें, तो वो आपको जगह बनानी होगी। तो इकोनॉमिक्स थोड़ी कम समझ में आती थी मुझे, और इकोनॉमिक्स की मैम बड़ी प्यारी और वो थी,
तो मैं उनको ही देखती रहती थी। मुझे ये लगता था कि कोई इतना प्यारा कैसे है? और जो खुलकर मैं जिनके सामने आई वो मेरी सोशियोलॉजी की मैम थी। जी। मैम तो उन्होंने मतलब उनके साथ पहले दिन से ऐसा कनेक्शन बन गया कि उनके सामने मैं बोलती थी, बहुत बोलती थी। और वो मुझे कहते थे कि तू बहुत बोलती है, चुप भी नहीं होती। और इकोनॉमिक्स की मैम को लगता था ये बोलती भी नहीं है। तो इस तरह के 2 व्यक्ति तो उस टाइम चल रहे थे। एक ही कॉलेज में 2 मैम ऐसी। तो वो दोनों ही आई, कोई प्रतियोगिता होनी थी जी। और जिसमें हनुमानगढ़ के लगभग सभी स्कूलों ने हिस्सा लेना था। तो वाद-विवाद प्रतियोगिता थी और प्रतियोगिता कोई संस्था करवा रही थी और टॉपिक था कि आज के संदर्भ में आज़ादी की महत्ता या प्रासंगिकता। जी। तो ऐसा कुछ टॉपिक था। तो वो आए और उन्होंने कहा भी कौन-कौन हिस्सा लेना चाहता है वाद-विवाद में। तो जो सोशियोलॉजी की मैम थी वो बोली कि इसका नाम लिखो ना, बहुत बोलती है। और इकोनॉमिक्स वाली मैम बोली कि ये बोलती कहाँ है? अच्छा। तो उन दोनों में भी बहस हो गई कि नहीं ये बोलती है, नहीं बोलती। तो सोशियोलॉजी वाली मैम, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लग रहा था मेरे जी। को और वो टॉपिक नहीं समझ आ रहे थे और इतना वो नहीं हो रहा था कि मैं पूछ सकूं, तो मैं बोलती नहीं थी, सिर्फ रट लेती थी उसको। सोशियोलॉजी आसान लगा और रुचि का सब्जेक्ट लगा तो मैं क्वेश्चन पुट करती थी, तो उनको लगता था बहुत बोलती है ये। तो वो बोली कि चलो बोलती है तो नाम लिखो इसका, देखते हैं कैसा बोलती है। तो उन्होंने वो अपनी बहस में ही मेरा नाम लिख लिया जी। और फिर वो मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, लिख लिया है तो कुछ बोलना है, साबित करना है। तो मैंने खुद से वो फिर एक अपना पैराग्राफ खुद लिखा आपने। डिबेट तैयार की और फिर उसमें स्थान भी था, शायद दूसरा था या कुछ ऐसा था मेरा। तो वो वहाँ से एक आत्मविश्वास बना कि स्टेज पर जा सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर वो चलती रही कड़ी आगे से आगे। तो लगातार ये होता रहा फिर। हाँ, फिर 11वीं-12वीं में खूब हिस्सा लिया जी। और स्कूलों में भी गए, कॉलेजों में भी गए। उसमें फिर मैंने टीचिंग कोर्स किया है, हमारे यहाँ बीएसटीसी बोलते हैं, बेसिक जी। टीचिंग कोर्स को। तो उस कॉलेज में गए तो वहाँ भी ये चलता रहा और वहाँ के प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया और बहुत उनका वो रहा। तो इस तरह जर्नी चली। तो एक्चुअल में ये जो निखर कर आई जो चीज़ मेरे व्यक्तित्व की, जी। वो 11वीं क्लास में आई। गाँव में ये नहीं हो सका, वो सर उस तरह के मैं कहूँगी कि टीचर नहीं मिले कि जो मोटिवेट करते। और आज जब सरकारी स्कूलों का सुनती हूँ, खबरें आती है और बहुत सारे खुद के भी जानकार हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मेरे खुद के साथ की दोस्त हैं जो सरकारी टीचर हैं और वो उन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी। अभी का किस्सा है हमारे हनुमानगढ़ के ही किसी गाँव का, राउत सर के पास का। उन टीचर ने, हिस्ट्री के टीचर ने ये शर्त रखी थी अपने क्लास में कि जो बच्चियां 100 में से 100 अंक लाएंगी जी। उन्हें मैं अपने पैसे से हवाई यात्रा करवाऊंगा। तो पूरे क्लास में 2 बच्चियों ने हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लिए बोर्ड की वाह। परीक्षा में। तो वो हिसार से लेकर दिल्ली तक उनको हवाई जहाज में यात्रा करवाई उन्होंने अपने पैसों से। तो ये भी बच्चों के एक मोटिवेशन होता है और इस तरह के टीचर आ रहे हैं तो अच्छा भी लगता है कि चलो अब की पीढ़ी में बहुत अच्छे टीचर आ रहे हैं। मैं आपका मतलब ये है कहने का, जहां तक मैं समझ पाया, कि आप किसी भी चीज को अगर चैलेंज मानते हैं तो आप कर सकते तो हैं। आप कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर आप चैलेंज नहीं मानते तो फिर आप नहीं कर हाँ, सकते। नहीं कर सकते। वो चाहे फील्ड कोई भी हो। कोई भी हो। अब वो उनको लगा कि मैं बच्चियों को ये बोलूंगा तो शायद ये चैलेंज के तौर पे लेंगे, जैसे आपने वो शहर में आके चैलेंज के तौर पे लिया कि मुझे वापस नहीं जाना। हाँ, जगह बनानी है। मुझे जगह बनानी है, और जगह मैं शिक्षा से ही बना सकती हूँ। जी। और शायद इसीलिए आपके वो सवाल ज्यादा थे, आपकी टीचर जो कहती थी बहुत बोलती है, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पे सवाल बहुत करती हूँ। क्योंकि वो एक तो सोशियोलॉजी है कि सामाजिक वो से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप नई चीजें जानते हो कि इस तरह का भी समाज है, एक इस तरह का भी समाज है, एक तो बंधे होते हैं ना, अपना कैनवास इतना ही है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है तो मतलब यही इस पूरी दुनिया में नहीं। आप सोशियोलॉजी में दूसरे समाज को भी जानते हो, आप आदिवासी समाज से परिचित होते हो, आप अलग अलग और तरह के समाजों से परिचित होते हो। तो वो सवाल बनते हैं कि ऐसा क्यों है, इनमें ये रीति रिवाज क्यों है। और बहुत सारे ऐसे समाज के बारे में भी जानते हो कि जहाँ मातृत्वात्मक वो चल रही हैं, तो वो कि ये हमारे यहाँ क्यों चेंज हो गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने जिक्र किया
हड़प्पा सभ्यता का कि हमारे यहाँ कालीबंगा से रिलेटेड, तो वहाँ उस टाइम में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते जी किसी भी तरह के सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ एक मूर्ति जो मिलती है वो मातृस्थात्मक मूर्ति मिलती है, तो उससे पता चलता है कि वो जो सभ्यता थी वो मातृस्थात्मक सभ्यता थी। तो हम उस जगह पर बैठे हैं जहाँ मातृस्थात्मक सभ्यता रही है और अब उसका बिल्कुल उलट हो चुका है। जी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये चेंज एक दिन में तो आया नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे आया होगा। और कई वहाँ जातियों की सभ्यताएं अलग हाँ, अलग थी। अलग अलग आई। जी जैसे भटनेर का जिक्र हाँ आप अभी करेंगे हम। जी तो आप एक मीणा जाति हाँ, भी वहाँ आई और मीणा का हमारी तरफ कम है। जी ये जयपुर की आसपास की जातियां रही, जयपुर में इनका पूरा राज रहा, फिर राजपूतों से इनके युद्ध में और मीणा हार गए, तो फिर ये आदिवासी जातियां बनती गई, पिछड़ते गए। हालांकि मीणा राज करने वाली जाति थी, जी आदिवासी जाति नहीं रही हमेशा से, इनके खुद के राज थे। तो ये तो बहुत पुराना इतिहास नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है। जयपुर की तरफ, हमारी तरफ जो जातियों का वो रहा, अगर इतिहास में अगर हम जाएं भटनेर का, तो आप हमें ये बताइए भटनेर का नया नाम क्या है? भटनेर का ही नया नाम हनुमानगढ़ है। अच्छा। तो हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर है जी। और ये जैसलमेर के भाटी राजा थे, उनके नाम पर भटनेर नाम पड़ा था। और हमारे यहाँ बहुत पुराना दुर्ग है जो एशिया का पुराना दुर्ग माना जाता है, बहुत पुराना, और कुछ 285 या कुछ 295 ईस्वी, दोनों ईस्वी का नाम आता है कि इसमें बना था वो भटनेर नगर का किला। हाँ, किला जो बना, तो वो कुछ लोग कहते हैं भूपत भाटी ने बनवाया और कुछ कहते हैं भूपत भाटी ने शुरू किया, उसके बेटे अभय भाटी ने पूरा करवाया। जो भी है इन दो पीढ़ियों में वो चला, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्ग है तो नॉर्मल सी बात है, हाँ। एक पीढ़ी में तो नहीं बना होगा। मुझे ये लगता है कि शायद वहां से शुरू हुआ और कंप्लीट वहां जाकर हुआ 1300 कुछ में, 1398 ईस्वी में ये कंप्लीट लगभग हो चुका था। नहीं, ये 285 में शुरू हुआ और फिर इसका पुनर्निर्माण वापस होता रहा, क्योंकि ये सबसे उत्तरी द्वार था जी। तो इस पर आक्रमण सबसे ज्यादा होते थे। हाँ, ये सब पाकिस्तान से वहां से आते थे, तो वो उधर से आते थे, तो सबसे पहला यही होता था और सबसे मजबूत किला भी माना जाता है इसको तैमूरे तुजुकी में लिखा गया है कि ये सबसे मजबूत किला है। भारत का सबसे मजबूत किला कहा मजबूत किला उसको कहा गया है। और अकबर को और तैमूरलंग को दोनों को वो किला बहुत पसंद। लेकिन उससे पहले के अगर इतिहास में जाएं तो मतलब ये पूरा जो इलाका था ये जंगल था। बीकानेर की स्थापना के बाद ये पूरा हिस्सा जंगल था, इसको जांगल प्रदेश भी बोलते हैं और इसका महाभारत कालीन जिक्र भी आता है। और ये मैं बता दूं दर्शकों को, ये जंगल शब्द जो है ये अंग्रेजी का है, लेकिन राजस्थान में जांगल बोला जाता है इसको, तो उसको जांगल प्रदेश, योद्धा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये पूरा मतलब जंगल का हिस्सा था, तो यहाँ वहां से आकर सेना रुकती भी थी, छुपते भी थे लोग। शेरशाह सूरी छुपा था जाकर, फिर वहीं उनकी मृत्यु भी हुई, उनकी कब्र भी बनी हुई है और उनके नाम पर सरेका गांव भी है, हनुमानगढ़ के बिल्कुल पास में गांव है। वो शेरशाह सूरी उसी किले में है? हाँ जी, वो किले में उनकी कब्र, कहीं कुछ जिक्र आता है कुछ नहीं आता, लेकिन सरेका गांव में कहते हैं कि उनकी कब्र है। सरेका हनुमानगढ़ के पास ही गांव है और कहते हैं वो शेरशाह सूरी के नाम पर ही सरेका नाम उनका पड़ा। जैसे बहलोल लोधी जहाँ जिन जंगलों में जाकर छुपा, उस गांव का नाम बहलोल नगर है आज भी जी। तो वो बिल्कुल हनुमानगढ़ के पास है। एक इस किले की बड़ी वो आती है रोमांच भरी बातें कि ये ऐसा दुर्ग है पहला, इस पर सभी का राज रहा, पंजाब का भी हिस्सा रहा, ये राजस्थान के भाटियों का भी रहा, फिर बीकानेर के राजा ने, सूरत सिंह ने इसको 1805 के आसपास जीता और फिर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, क्योंकि वो मंगलवार के दिन जीता था उन्होंने। तो उन्होंने दुर्ग का द्वार एक बंद करवा के दूसरी दिशा में खुलवाया और वहां हनुमान जी का मंदिर बनवाया। उनको ये लगता था कि इस पर आक्रमण सबसे ज्यादा इसी कारण लगते हैं कि इसका द्वार उल्टी दिशा में है या फिर उत्तर की दिशा में, जो भी है, तो उन्होंने वो चेंज करवा के फिर उसका हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ पूरे एरिया, मंगलवार के नाम की वजह से उसका हनुमानगढ़ नाम रखा गया। तो कहते हैं कि ऐसा एकमात्र ऐसा किला है जहां, जब आप जौहर की बात कर रहे थे राजस्थान में, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किया गया है उस दुर्ग में।
तो ये एकमात्र ऐसी इतिहास की घटना है। और उसके जो द्वार हैं उन पर थप्पे लगे हुए हैं जी उन रानियों के जिन्होंने जौहर किया। वो अपने जाने से पहले हाथ के निशान लगाती थी दीवारों पर, तो वो बने हुए हैं। पास में ही गांव है सतीपुरा, जी जहाँ रानियां सती होती थी, जी जी उस जगह के गांव के नाम को सतीपुरा कहा जाता है। तो वो बिल्कुल पास में ही है। तो इस तरह बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी संस्कृतियां। एक वहाँ हनुमानगढ़ में मुझे जगह याद नहीं, कालीबंगा है या क्या है, वहाँ एक दुर्ग पे इसका इतिहास लिखा हुआ है, छोटा सा किले का। हाँ, वो पूरा म्यूजियम बना हुआ है कालीबंगा में। तो जी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी जी है और उसका पूरा म्यूजियम है। उसके बाद में किले पर भी किले का इतिहास लिखा हुआ है। जो हनुमानगढ़ का किला है, 52 बुर्ज इसके जी हैं। 52 बुर्ज। हाँ, 52 बुर्जों वाला बड़ा किला है। और इसके अलावा जो